A82 ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन बहुत घबराया हुआ था। अगर वह ऐसा कर सकता तो वह वास्तव में हत्यारों के इस समूह का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रैगन किंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए गोल्डन ड्रैगन टोकन का मतलब था कि यदि मिशन विफल हो गया तो उसे मौत से भी अधिक भयानक सजा और पीड़ा सहनी होगी। आज या तो वे मर जाते हैं, या वे रेयांश मेहता को मार देते हैं, या उसे सब्जी में बदल देते हैं, तभी यह सब खत्म हो सकता है। हुश, वह बड़ी मुश्किल से आशीष वर्मा के थप्पड़ से बच पाया। तेज हवा के कारण उसके चेहरे पर खून की धारें पड़ गईं। उसने अपने सामने खड़े आशीष वर्मा को नजरअंदाज कर दिया और तत्काल काले कपड़े पहने अन्य लोगों से चिल्लाकर कहा, योजना सी को क्रियान्वित करो। योजना सी को क्रियान्वित करें। मेट्रोबे जिले से डार्क ड्रैगन गार्ड रेयांश मेहता पर घात लगाकर हमला करने और उसे मारने के मिशन को अंजाम देने के लिए गोल्डन ब्रिज पर आने से पहले उनके पास बीमा के लिए कई योजनाएं थीं। योजना ये थी कि उन पर सीधे तौर पर कुचलने वाली ताकत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह योजना अब व्यवहार्य नहीं थी। हालांकि योजना सी ये थी कि बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया जाए, भले ही ड्रैगन हॉल को भारी क्षति हुई हो, लेकिन लक्ष्य मिशन को पहले पूरा किया जाना चाहिए। जैसे ही ईगल क्लॉ काले कपड़े वाला आदमी बोला, तुरंत ही शेष बचे 8 डार्क ड्रैगन गार्ड सदस्यों में से 5 पीछे रह गए तथा प्रत्येक ने प्लेनेट स्क्वाड के एक सदस्य को रोक लिया। अन्य 3 सैनिक काफी घायल हो जाने के कारण युद्ध से विमुख हो गए और रेयांश मेहता की ओर बढ़ गए। ये तीनों हत्या के इरादे से भरे हुए थे, उनकी आंखें लाल थीं और वे अपनी पूरी ताकत से रेयांश मेहता पर टूट पड़े। प्लान सी के सक्रिय होने से गृह दस्ते के सदस्य तुरंत भय से पीले पड़ गए। यहां तक कि पागल वरिष्ठ शिष्य भाई और द्वितीय वरिष्ठ शिष्य भाई भी तुरंत होश में आ गए और राक्षसों की तरह उग्रता से दहाड़ने लगे। साले, तुम में कोई युद्ध नीति नहीं है। यहाँ वापस आओ और मुझसे लड़ना जारी रखो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करके उन्हें एओ सिटी ब्रिज के नीचे धूप में सुखाकर मार डालूंगा। यहाँ वापस आ जाओ तुम। अगर तुमने बॉस को छूने की हिम्मत की तो मैं ड्रैगन हॉल में सभी का सफाया कर दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तुम कुत्तों, तुम हमें नहीं हरा सकते, इसलिए तुम बॉस को धमकाते हो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। भाइयों, पीछे मत हटो, जल्दी से उन्हें खत्म करो, बॉस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लेनेट स्क्वाड के सदस्य दहाड़ उठे, उनके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। ड्रैगन हॉल असल में अपनी संख्या बल का इस्तेमाल करके उन्हें बांध रहा था और पहले बॉस को मारने की कोशिश कर रहा था। उनकी धारणा में रेयांश मेहता सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, अधिक से अधिक उसके पास फ्लाई फ्लावर प्लक लीफ का कौशल था, लेकिन उसकी शारीरिक फिटनेस बहुत औसत थी। 3 ड्रैगन हॉल मास्टर्स से घिरे जो यून संभवतः विरोध नहीं कर सकता था और निश्चित रूप से अगले ही सेकंड में मर जाएगा। ये महारथी गोलियों से भी अछूते थे, उड़ते हुए पत्तों से तो बात ही छोड़िए। आशीष वर्मा की आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं, उनका खून उमड़ पड़ा और वह ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन को छोड़कर रेयांश मेहता की ओर बढ़ने वाले थे। हालांकि बाज के पंजे वाला काले कपड़ों वाला आदमी हवा में चमकता हुआ आया, उसका रास्ता रोककर और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हारे बॉस को मरना ही होगा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आशीष वर्मा की आवाज़ पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। चील के पंजे वाले काले कपड़े वाले आदमी ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देर के लिए रोक तो सकता हूँ। अरे बाप रे, क्या ये बाजीक्वान का चुआंगबो है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आशीष वर्मा की आकृति एक उड़ते हुए तोप के गोले की तरह पलक झपकते ही उस पर टूट पड़ी। ये चुआंगबो था, बाजीक्वान के 6 चरणों में से एक, जो कई बाजीक्वान स्कूलों में प्रचलित है। आशीष वर्मा ने जो सीखा वह सबसे प्रामाणिक था, जिसमें एक अदम्य गति थी, मानो सूर्य, चंद्रमा, पर्वतों और नदियों को चीर रही हो। गति के इस अचानक विस्फोट ने चील के पंजे वाले काले वस्त्रधारी व्यक्ति को भी चौंका दिया। ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन ने कभी किसी बाजीक्वान मास्टर को चुआंगबो का अभ्यास इतने करीब पूर्ण स्तर तक करते नहीं देखा था। लगभग 10 मीटर की दूरी आधे सांस में तय की गई थी। चील के पंजे वाला काले कपड़ों वाला आदमी बहुत हैरान हुआ और उसकी प्रतिक्रिया आधी धड़कन से भी धीमी थी। जब उसे होश आया तो उसने दोनों पंजों से जमीन पर जोर से थपथपाया, उछलने के इरादे से, लेकिन आशीष वर्मा एक कदम तेज था और उसके पास पहुंच गया। ओवरलॉर्ड ब्रेक्स द रिवर की चाल से एक दबंग मुद्रा में उसके पंखे जैसे हाथों ने उसे हवा में ही जबरदस्ती चीर डाला। चील के पंजे वाले काले कपड़ों वाले आदमी के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वो सब उसके गले में ही अटक गया था। आशीष वर्मा के बड़े हाथों ने उसके शरीर को बीच से मोड़ दिया था, उसका मांस और हड्डियां पल भर में कागज की तरह टुकड़ों में बदल गईं। उसका सिर्फ सिर बचा था, बाकी सब अंग बिखर गए थे। उसकी चेतना तेजी से लुप्त हो गई, उसके तंत्रिका तत्व रुक गए और अंततः वह पूरी तरह से मर गया। ऐसा नहीं था कि ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन ताकतवर नहीं था, बल्कि आशीष वर्मा बहुत ही असामान्य था। इस आदमी का भौतिक शरीर मानवता के शिखर पर खड़े एक आदमी जैसा था और उसे सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता था। लड़ाई में ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन ने आशीष वर्मा के शरीर पर 1 दर्जन से अधिक घाव छोड़ दिए थे, जो पहले से ही काफी अच्छा था, ये देखते हुए कि आशीष वर्मा पहले कभी घायल नहीं हुए थे। आशीष वर्मा सचमुच बहुत क्रूर था, अब और न रोक पाने के कारण उसकी शक्ति से अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया। लेकिन यह वास्तव में यही बाधा थी जिसने 3 ड्रैगन हॉल सदस्यों को रेयांश मेहता तक पहुंचने की अनुमति दी। आशीष वर्मा को लौटने में बहुत देर हो गई थी, यहाँ तक कि उनमें से सबसे तेज लिटिल वलविन को भी 2 अन्य लोगों ने रोक लिया था और वह जो यून को बचाने के लिए नहीं जा सका, वह केवल जो यून को घिरा हुआ देख सका। इस पल गृह दस्ते के सभी सदस्य ये देखकर कि रेयांश मेहता खतरे में था, तुरंत क्रोधित और व्याकुल हो गए, पूरी तरह से बचाव छोड़ दिया और रेयांश मेहता की ओर दौड़ पड़े। रुको, बस कुछ सांसों के लिए रुको, तुम्हें रुकना ही होगा।
ये सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? दिवास्वप्न देख रहे हैं। दुश्मन तो पहले से ही उनके सामने हैं। ... स्थिति बेहद गंभीर थी। सुरक्षा गार्ड अभी भी अचंभित थे, जबकि तीनों आदमी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। सुरक्षा गार्डों की कोई गलती नहीं थी, बस अचानक हुआ हादसा था। वे अभी भी हैरानी से देख रहे थे, किसे पता था कि अगले ही पल दुश्मन उन पर टूट पड़ेंगे। व्योम राजपूत और विक्रम वर्मा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वे दोनों रेयांश मेहता को भागने का समय देने के लिए उसे रोकने ही वाले थे, लेकिन जो यून ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया और बहुत जल्दी कहा, मैं खुद करूंगा। तुम ड्रैगन हॉल के लोगों को नहीं रोक सकते। व्योम राजपूत ने घबराहट में कहा, लेकिन बॉस, आप... इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रेयांश मेहता तेजी से एक खड़े छोटे ट्रक की ओर भागा। उसी समय उसके हाथों में ताश के पत्ते आ गए। रेयांश मेहता को सिस्टम की पूरी विशेषता वृद्धि मिल गई थी, जो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर से 2-3 गुना ज्यादा थी, किसी ओलंपिक चैंपियन के बराबर। उसकी गति पहले से भी ज्यादा तेज थी, मानो हवा का झोंका हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली? हम तुम्हारी मक्खी फूल पत्ता तोड़ वाली चाल के लिए पहले से ही तैयार थे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझदार बनो और भागना बंद करो। आओ और आज़ाद होने के लिए जल्दी मर जाओ। काले कपड़े पहने 3 आदमी और भी तेज थे। उन्होंने व्योम राजपूत और बाकियों को नजरअंदाज करते हुए शान से छोटी कार पलटते हुए रेयांश मेहता के पास पहुंच गए। हवा में उड़ते हुए ताश के पत्तों को वे आसानी से चकमा दे देते थे। रेयांश मेहता के चेहरे पर गंभीरता थी। ये तीनों बहुत ताकतवर थे। अपनी बेहतर शारीरिक बनावट के बावजूद वह उन्हें हरा नहीं सकता था। उसका दिल बेचैनी से भर गया। फ्लाई फ्लावर प्लक लीफ तो बस जुए की एक तकनीक थी, कोई मार्शल आर्ट नहीं। ड्रैगन हॉल के काले कपड़े पहने खूंखार आदमियों का सामना करते हुए वह असमंजस में था। उन्होंने महसूस किया कि यदि अवसर मिले तो आत्मरक्षा के लिए कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। हालांकि फ्लाई फ्लावर प्लक लीफ काले कपड़े पहने पुरुषों को हरा नहीं सका। शरीर की विशेषता वृद्धि पर भरोसा करते हुए उन्हें थोड़ी देर के लिए विलंबित करना कोई समस्या नहीं थी। रेयांश मेहता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके शरीर की कोशिकाएं कंपन कर रही थीं और उसने एक ही बार में ताश के सभी 5 डेक, अपने ऊपर छिपे 270 कार्ड, बाहर फेंक दिए। ताश के पत्तों ने पीछा कर रहे 3 काले कपड़े पहने लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि वे फड़फड़ाने लगे और रेयांश मेहता को घेर लिया, जैसे अनगिनत गिरते हुए पत्तों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया हो। रेयांश मेहता के चारों ओर 270 ताश के पत्ते लिपटे हुए थे, जो एक प्रोपेलर की तरह लगातार घूमते ब्लेड में बदल रहे थे, जिससे वह एक घूमता हुआ लट्टू बन गया। सबसे पहले काले कपड़े पहने हुए आदमी ने अपनी हथेली लोहे के हाथ की तरह काली कर ली और रेयांश मेहता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ताश के पत्तों को छुआ, उसका लोहे का हाथ वापस उछल गया। वह रेयांश मेहता को छू भी नहीं सका। हिस, दर्द हो रहा है। मेरे आयरन सैंड पाम ने मुझे दर्द का एहसास कराया। उसकी फ्लाई फ्लावर प्लक लीफ तकनीक मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी हथेली में दर्द हो रहा था, मानो उसे चाकू से काट दिया गया हो। रेयांश मेहता ने एक बार फिर कुछ दूरी बना ली तथा आसपास के ताश के पत्ते लगातार उसके पीछे पीछे घूमते रहे। हालांकि यद्यपि उसकी गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में तेज थी, लेकिन यह इन मार्शल आर्ट मास्टर्स की तुलना में बहुत धीमी थी और वह जल्दी से फिर से पकड़ा गया। अन्य 2 मास्टरों ने भी रेयांश मेहता के कार्ड भंवर को तोड़ने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन वे सभी बेकार ही वापस लौट गए। ये कार्ड स्वचालित रूप से घूमते हैं, जब तक वे रुकते नहीं हैं, हम अस्थायी रूप से जो यून को चोट नहीं पहुंचा सकते। जल्दी से आगे बढ़ने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। क्या खुफिया जानकारी ने यह नहीं कहा था कि यह आदमी एक लाड़ प्यार में पला बड़ा युवा मास्टर है, जो कभी जिम भी नहीं गया? उसकी शारीरिक फिटनेस एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में इतनी अधिक मजबूत कैसे है? तीनों हैरान रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे रेयांश मेहता से जल्दी निपट लेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने लंबे समय तक असफल रहेंगे। रेयांश मेहता की ताकत उनकी उम्मीदों से अधिक थी। कार्ड सुरक्षा की इस एक चाल ने उन्हें असहाय बना दिया। उनके लिए स्थिति बहुत गंभीर थी। प्लेनेट स्क्वाड के 5 सदस्य बेतहाशा हमला कर रहे थे। अगर वे और देर करते तो सचमुच यहीं मर जाते। बिना ज्यादा सोचे समझे एक काले कपड़े पहने अपार शक्ति से भरपूर आदमी ने पास में खड़ी एक मोटरसाइकिल देखी। उसने उसे एक हाथ से पकड़ा, मोटरसाइकिल को अपने सिर के ऊपर उठाया और रेयांश मेहता की ओर फेंक दिया। चूंकि वे रेयांश मेहता को अपने शरीर से छू नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके सुरक्षात्मक कार्ड तोड़ने के लिए एक मशीन का उपयोग किया। यह विचार काफी अच्छा था और उन्होंने सही अनुमान लगाया। जैसे ही मोटरसाइकिल से ताश के पत्तों का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता, रेयांश मेहता के पास तुरंत एक जगह बन जाती जिससे उन्हें मौका मिल जाता। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोटरसाइकिल जब आधी दूरी तक उड़ रही थी तो अचानक एक विशालकाय वस्तु उस पर टूट पड़ी, जिससे वह सीधे टकरा गई और 10 मीटर दूर जा गिरी। और इस शरीर का मालिक कोई और नहीं बल्कि चेंग आशीष वर्मा था, जो पहले ही आ चुका था। आशीष वर्मा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जिस कंधे से उन्होंने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, वह अब लाल और घिसा हुआ था। वह सबसे तेजी से पहुंचे, लगातार बाजीक्वान के फुटवर्क से चार्जिंग स्टेप रूटीन का उपयोग करते हुए अंततः रेयांश मेहता को उसके सबसे महत्वपूर्ण क्षण में समर्थन देने के लिए समय पर पहुंचे। बार बार परिश्रम करने से वह पसीने से लथपथ हो गया, मानो बारिश में भीग गया हो, और उसकी सांसें भारी हो गईं। आशीष वर्मा ने काप जंप किया, अपना शरीर फिर से सीधा किया, लेकिन वो खुश नहीं थे, बल्कि उनकी आंखें बेवजह नम हो गईं, मानो रो रहे हों, और वो घुटते हुए बोले, शुक्र है वो शुक्र है बॉस, ठीक हैं। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गया।
बॉस मरा नहीं है, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। आशीष वर्मा को दुश्मन से नहीं बल्कि रेयांश मेहता की सुरक्षा से डर लग रहा था। यहाँ तक कि अगर दुश्मन ने उसके फेफड़े में चाकू भोंक दिया या उसके अंक काट दिए तो भी वह नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर जो यून को कुछ हो गया तो उसे खून थूकने तक का पछतावा होगा, जो उसे मारने से भी ज्यादा असहनीय था। उसी समय प्लेनेट स्क्वाड के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे और उन्होंने काले कपड़े पहने उन 3 लोगों पर निर्णायक हमला कर दिया जो अनुचित तरीके से लड़ रहे थे। उनके हमले घातक थे, निर्दयतापूर्ण थे, आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे। जंगली भिक्षु क्रोधित बुद्ध में परिवर्तित हो गया। उसने 1000 पाउंड बल के साथ प्रहार किया, जिससे लौहरेत पाम का अभ्यास करने वाला काले कपड़े पहने व्यक्ति जमीन में धंस गया, जिससे खून बहने लगा। शेष 2 में से एक का सिर लिटिल वल्लविन के हवाई किक से उड़ गया तथा दूसरा सीनियर भाई और दूसरे सीनियर भाई के बीच फंसकर गूदे में तब्दील हो गया। उन सभी ने क्रोध से उन पर हमला कर दिया, कोई दया नहीं दिखाई और तुरंत ही उन्हें मार डाला। तीनों से निपटने के बाद गृह दस्ते के सदस्य भावशून्य होकर रेयांश मेहता के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ये देखकर कि रेयांश मेहता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी ने राहत की सांस ली। वाइल्ड मॉन्क ने शोकाकुल चेहरे के साथ कहा, आपने मुझे लगभग मौत के डर से भर दिया बॉस। अगली बार जब हम लड़ेंगे तो आपको दूर रहना चाहिए। लिटिल वल्लविन ने कहा, यह सब मेरी गलती है कि मैंने बहुत ज्यादा दिखावा करना चाहा, जिससे बॉस को जान का खतरा हो गया। मुझे बॉस की रक्षा के लिए उनके साथ रहना चाहिए था। आशीष वर्मा, जो अभी अभी एक निर्दयी हत्यारा बना था, एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसने कुछ गलत किया हो और बोला, अब और मत बोलो, ये सब मेरी गलती है। मुझे लड़ने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए था और विरोध नहीं कर सका। मुझे बॉस के साथ होना चाहिए था, यह मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य में विफल रहा। कृपया मुझे सजा दीजिए मालिक। मेरा वेतन काट लीजिए, मुझे मारिए, कोई बात नहीं। जब मैंने पहले गलतियां की थीं तो मेरे मालिक मुझे मारते थे। जो यूं जानता था कि वह सुरक्षित है, इसलिए उसने अपने कार्ड एक तरफ रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, वे अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आशीष वर्मा, तुम्हें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने ही तुम्हें जाने को कहा था, वरना जब तुम आगे बढ़ रही थी तब मैं तुम्हें रोक लेता, इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। किसी ने कुछ गलत नहीं किया। मैं अभी भी जिंदा और स्वस्थ हूँ। रेयांश मेहता को कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि इस समय प्लेनेट स्क्वाड को डांटना व्यर्थ था। ये कुछ लोग अब बच्चों जैसे हो गए थे। रेयांश मेहता उन्हें डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह सिर्फ अपनी कमजोरी को ही दोष दे सकता था। नन्हे बवंडर ने आश्चर्य से कहा, सच कहूं तो मुझे लगा था कि आप अभी मर जाएंगे बॉस। आपकी पिछली शारीरिक फिटनेस के साथ आप इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। हमारी नज़र में आपकी दौड़ने की गति घोंघे से अलग नहीं थी। बड़े भाई ने भी आश्चर्य से कहा, यह सही है, बॉस ने कभी व्यायाम नहीं किया, फिर भी वह इतनी तेजी से बाहर निकल सकता है। शायद हमने आपको कम आंका। हालांकि आपने अभ्यास नहीं किया है, फिर भी आप में अद्भुत प्रतिभा है। अगर आपने छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया होता तो आपकी उपलब्धियां शायद हमसे कम नहीं होती। प्लेनेट स्क्वाड के सदस्यों ने जो यून की आत्मसंरक्षण क्रियाओं की श्रृंखला को याद किया और उन्हें अविश्वसनीय पाया। आशीष वर्मा भी थोड़ा स्तब्ध था। रेयांश मेहता ने सचमुच कुछ ऐसा किया था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। यदि रेयांश मेहता ने 3 ड्रैगन हॉल हमलावरों को थोड़ी देर के लिए रोका नहीं होता तो उनके पास पकड़ने का समय नहीं होता। आशीष वर्मा ने कहा, बॉस में सचमुच मार्शल आर्ट की प्रतिभा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह थोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसलिए अब अभ्यास करने से बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं मिलेंगी। लेकिन इससे अपनी ताकत में फिर भी बहुत इजाफा हो सकता है बॉस। वापस जाने के बाद आप मेरे साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों नहीं करते? मैं आपको वो सारी बाजीकवान सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ। छोटे बवंडर ने आंखें घुमाईं और कहा, आशीष वर्मा, ज्यादा मत सोचो। बॉस तो ढेर सारे कामों में व्यस्त है, उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का समय कहाँ मिलेगा? उसे परेशान मत करो। पारंपरिक मार्शल आर्ट के रास्ते में समय और लगन की जरूरत होती है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से शरीर को मजबूत करने के अलावा कोई असर नहीं होता। क्या आपको लगता है कि हर किसी में आपकी तरह असामान्य प्रतिभा होती है? लिटिल वल्लविन ने जो कहा वह बहुत सही था और आशीष वर्मा ने अपना सिर रगड़ा, केवल इस विचार को त्यागने में सक्षम थे। रेयांश मेहता की आंखों में एक टिमटिमाती हुई चमक थी, वह कुछ हद तक ललचाया हुआ था। पारंपरिक मार्शल आर्ट के वास्तविक युद्ध, रोमांचक लड़ाइयों, आश्चर्यजनक संघर्षों और अलौकिक कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद उनमें मार्शल आर्ट के अभ्यास में काफी रुचि पैदा हो गई। वह वुक्सिया फिल्में और टीवी शो देखना पसंद करता था और एक बच्चे के रूप में उसने एक बार एक मास्टर बनने का सपना देखा था, मार्शल आर्ट कौशल हासिल करने और जियांगू घूमने की लालसा की थी। बुरे काम करते हुए, लेकिन उसे कभी अवसर नहीं मिला। अब उसके पास मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ थे, जब तक वह चाहे वह सच्ची मार्शल आर्ट सीख सकता था। सच्ची मार्शल आर्ट एक चीनी खजाना थी जिसे पाने के लिए सभी विदेशी हजारों मील की यात्रा करके विकास आते थे। अब वह उसकी मुट्ठी में था और वह इसके लिए बहुत लालायित था। पारंपरिक मार्शल आर्ट सीखकर वह न केवल अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि अपने पुराने सपने भी पूरे कर सकता है। लेकिन जैसा कि लिटिल वल्लविन ने कहा था, वह बूढ़ा था और मार्शल आर्ट का अभ्यास छोटी उम्र से ही शुरू करना पड़ता है। शरीर के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही खुद को पोषित करना पड़ता है। उनकी वर्तमान उम्र में अभ्यास करने से वैसे भी उच्च उपलब्धियां हासिल नहीं होंगी और बंदूक का उपयोग करना बेहतर होगा। रेयांश मेहता भावुक होकर यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, ये बहुत अच्छा होगा यदि यह प्रणाली शारीरिक परिवर्तन या ऐसी योग्यताएं जैसे कुछ पुरस्कार प्रदान कर सके जो बाद में किसी की प्रतिभा को बदल दें।